हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। हमारे जो पिछले दो सेशन थे जिसमें एक में हमने पढ़ा था केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में, जिसमें किसान एक सर्टेन लिमिट तक लोन ले सकता है। दूसरी स्कीम हमने पढ़ी थी इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। उसमें किसान जो लोन लेगा उस पे जो इंटरेस्ट मिलने वाला है, उस इंटरेस्ट मिलने वाला नहीं है, इंटरेस्ट जो फार्मर को देना पड़ेगा उस पे उसको छूट मिलेगी। उसके साथ ही अगला पार्ट जो एसोसिएट हो जाता है, जो उससे लिंक हो जाता है, वो हो गया पीएसएल यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, जो हम आज पढ़ने वाले हैं। मैं बताऊंगा प्रायोरिटी सेक्टर क्या होता है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होती है, लेकिन शुरू करने से पहले कुछ एक टर्म्स को पढ़ लेंगे जो इसमें हम यूज करने वाले हैं, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए सारे पार्ट को समझने में। फर्स्ट वर्ड है यहाँ पे एएनबीसी, का फुल फॉर्म होता है एडजस्टेड नेट बैंकिंग क्रेडिट। तो मान लो कि बैंक जो पैसा देता है, उधार जो देता है, उसके बदले में इंटरेस्ट लेता है, प्लस बैंक कहीं कहीं इन्वेस्टमेंट भी करता है, जो बॉन्ड होते हैं वहां पे इन्वेस्टमेंट करता है और उससे वो अर्न करता है। तो वो इन्वेस्टमेंट प्लस जो उसने लोन दिया वो सारा मिला के बन जाता है उसका एएनबीसी, एडजस्टेड नेट बैंकिंग क्रेडिट। बात समझ आ गई? एडजस्टेड नेट बैंकिंग क्रेडिट। उसके बाद आ गया पीएसएल। पीएसएल मतलब प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होता है? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की बात करें तो जैसे एग्जांपल लीजिए, जैसे मैं इस वीडियो को इस टाइम पे रिकॉर्ड कर रहा हूं, बाद में एडिट करवाऊंगा। एडिट करवाने के बाद आपके सामने 9 बजे पब्लिश हो जाएगी रात को। अब आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं, मैंने क्या किया, मैंने पूरे दिन में बहुत सारे काम किए। जैसे मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया, एडिट करवाया, मैंने खाना खाया, मैं खेलने के लिए चला गया, मैंने रेस्ट किया। लेकिन इनमें से कुछ काम ऐसे थे जो मुझे प्रायोरिटी पे करने थे कि यार वीडियो को पहले रिकॉर्ड करते हैं ताकि टाइम पे एडिट होके आ जाए और टाइमली मैं इसे यूट्यूब पे डाल सकूं। तो प्रायोरिटी का मतलब जिन कामों को हम पहले करना चाहते हैं। जिस तरह से आपकी जिंदगी में आपको शादी भी करनी है और आपको करियर भी बनाना है, बताओ प्रायोरिटी शादी की है करियर की है? अब आप कह रहे हो सर करियर, लेकिन आप देख लो आपके घर वाले चिंतित है, बोला बेटा बड़ा हो गया, शादी कब होगी इसकी, है ना? हम गलत चीजों की तरफ जा रहे हैं, बट इट्स ओके। प्रायोरिटी करियर को देनी चाहिए। तो इस तरह से बैंक वाले केस में भी जब लैंडिंग करनी है, जब पैसा देना है, अलग अलग सेक्टर को, जैसे फूड सेक्टर को दे सकता है, टेलीकॉम सेक्टर को दे सकता है, एजुकेशन को दे सकता है, एग्रीकल्चर सेक्टर, अलग अलग सेक्टर है ना यार। तो इनमें भी कुछ को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, ऐसा बोलता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और किनको बोलता है? उन सारे बैंक्स को जो लोन देते हैं। आरबीआई कहता है कि भैया ये सेक्टर है, इनको तुम प्रायोरिटी दो, इनको लोन देना ही देना है। आप बोलोगे सर कितना लोन देना है और कौन कौन से सेक्टर है, वो मैं आगे बताने वाला हूं। फिलहाल तुम बस ये समझ लो कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का मतलब बैंक जिसे प्रायोरिटी देगा। आप जिसको प्रायोरिटी देंगे मतलब जिसको प्राथमिकता देंगे, जिसको पहले रखेंगे, वो आपकी प्रायोरिटी हो गया। जैसे आपका करियर है, ऐसे बैंक के लिए कौन से सेक्टर प्रायोरिटी होंगे वो बैंक ने डिसाइड करेगा, वो आरबीआई उसको बताएगा और बैंक उसको फॉलो करेगा। ठीक बात है? पीएसएल समझ गए? आगे चलते हैं। अगला वर्ड हम वहां पे पढ़ेंगे एनडब्ल्यूआर, या फिर छोटा सा एस साथ में लगा होता है, नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट या रिसीट्स, है ना? नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट्स, इसका मतलब क्या होता है? ये एनडब्ल्यूआर का कॉन्सेप्ट थोड़ा टाइम पहले लाया गया, 2015 के आसपास, शायद 11 या 15, श्योर नहीं हूं, थोड़ा टाइम पहले लाया गया, है ना? उसका सिर्फ यही पर्पस था कि हमारे जो फार्मर्स है ना, उनको क्या मिल सके, इसके अगेंस्ट लोन मिल सके। जैसे मैंने किसी वेयर हाउस के अंदर कोई प्रोडक्ट स्टोर कर दिया, उसके बदले मुझे क्या मिल गया? एनडब्ल्यूआर। अब इस एनडब्ल्यूआर के बेस पे, नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट के बेस पे, जितने का मेरा माल है, जितने का मेरा सामान रखा हुआ है, उतने का मैं क्या कर सकता हूं, वहां से बैंक से लोन ले सकता हूं। कुछ दिखाना पड़ेगा ना कि भाई उस वेयर हाउस के अंदर मेरा सामान रखा हुआ है। तो वेयर हाउस क्या जनरेट करेगा? या तो एनडब्ल्यूआर या फिर ईएनडब्ल्यूआर, मतलब जो ऑनलाइन जनरेट होती है, तो उसके थ्रू बैंक वेरीफाई करके मुझे लोन दे देगा। अगला आ गया प्लेज और हाइपोथिकेशन। तीन शब्द होते हैं बैंक इंडस्ट्री में, एक होता है प्लेज, एक होता है हाइपोथिकेशन और एक होता है मोर्गेज, जिसे आप लोग मोर्टगेज कहते होंगे। मोर्टगेज नहीं, मोर्गेज, राइट? प्लेज, हाइपोथिकेशन और मोर्गेज में क्या फर्क होता है? जैसे मैं लोन लेने के लिए गया, मैंने बोला कि भाई साहब मुझे लोन चाहिए। लोन के लिए क्या जी आपके पास? मैंने बोला गोल्ड लोन, है ना? तो मैंने गोल्ड उनको दे दिया और गोल्ड के बदले में लोन ले लिया। तो ये गोल्ड जो मैंने उनको दिया ना, ये मेरा क्या हो गया? ये प्लेज हो गया, हाइपोथिकेशन हो, प्लेज हो गया ये। और इस केस में जो मेरा गोल्ड है वो किसके पास रहेगा? बैंक के पास रहेगा। हाइपोथिकेशन क्या होता है? जैसे मैं गया, मुझे बोला कि सर मुझे व्हीकल लोन चाहिए। अब व्हीकल लोन वाले केस में जो व्हीकल है वो किसके पास रहेगा? अब वो बैंक के पास नहीं, वो मेरे पास ही रहेगा। लेकिन इस पे जो लोन मुझे मिला उसे प्लेज नहीं, उसे क्या बोला है? हाइपोथिकेशन।
एंड मोर्टगेज वर्ड आप जिसे बोलते हो, वो किसके लिए यूज करते हैं? जब लैंड के, किसी घर के डॉक्यूमेंट हम क्या करते हैं, ओनरशिप जो बैंक के नाम करते हैं, मतलब ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, वहां पे क्लोज डाल दिया जाता है कि रजिस्ट्री में, या फिर लिख दिया गया कि इस बंदे ने इतने का लोन ले रखा है, प्रॉपर्टी मेरे पास ही रहती है, बिकॉज जमीन मेरी है, घर मेरा है, तो मेरे पास ही रहेगी, लेकिन मैंने बैंक को वो दे के गिरवी रख के क्या कर लिया, उससे लोन ले लिया। तो वो लैंड और घर वाले डॉक्यूमेंट वाला कॉन्सेप्ट जाएगा मॉर्गेज के अंदर, व्हीकल लोन वाला कॉन्सेप्ट जाएगा किसके अंदर, आपका हाइपोथिकेशन के अंदर, और गोल्ड लोन वाला कोई गुड्स के बेसिस पे आपने लोन ले लिया तो वो किस में जाएगा, वो जाएगा प्लेज के अंदर। समझ पाए होंगे। अगला वर्ड है एफपीओ और एफपीसी। ये क्या होता है? फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या फिर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से कहा जाता है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की बात करेंगे तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी का मतलब क्या हुआ, वो ऑर्गेनाइजेशन जो फार्मर्स को क्या कर रही है, इनपुट सर्विसेज या फिर मशीनरी की सर्विसेज दे रही है, कि उनको इनपुट प्रोवाइड करवा रही है, या फिर उनको क्या कर रही है, उनको मशीनरी प्रोवाइड करवा रही है। मशीनरी कैसे दे रही है? रेंट बेसिस पे। जैसे ओला उबर से तुम लोग कार ले लेते हो ना थोड़ी देर के लिए, ऐसे ही कुछ समय के लिए फार्मर जाके उनसे इंप्लीमेंट ले सकता है, ट्रैक्टर ले सकता है, कंबाइन हार्वेस्टर ले सकता है। तो वो क्या है, वो हो गया आपके एफपीओ या फिर एफपीसी। अगला आ गया स्टार्टअप। सब लोग जानते हैं कुछ भी नया बिजनेस नए तरीके से किया जा रहा है तो वो स्टार्टअप माना जाता है। ये सारे टर्म्स आगे हम पढ़ने वाले थे, मैंने पहले बता दी। अब स्टार्ट करते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। अब तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग बस कुछ एक प्रायोरिटी सेक्टर की गाइडलाइन याद करनी पड़ेगी, प्लस प्रायोरिटी सेक्टर के आपको जो सेक्टर्स हैं वो याद करने पड़ेंगे। बट उससे पहले प्रायोरिटी सेक्टर समझना पड़ेगा। तो समझने के लिए बोलते हैं कि तुम जैसे बहुत सारे लोग इस टाइम वीडियो देख रहे हो और मैं जो वीडियो को डिलीवर कर रहा हूं, तो एक बार मैं बन जाता हूं बैंक और तुम बन जाओ अलग अलग सेक्टर। मैं बैंक हूं, तो मेरे से लोन लेने आए। हर किसी को एग्जांपल के लिए बोलते हैं कि हर कोई मेरे से 50 लाख का लोन मांग रहा है। मैंने बोला हाँ भाई कहां से हो? बोला एग्रीकल्चर से। आप कहां से? बोला फूड सेक्टर से, टेलीकॉम सेक्टर से, डिफेंस सेक्टर से। मैंने बोला एग्रीकल्चर वाले को पहले दूंगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं उसको प्रायोरिटी दे रहा हूं। दूंगा तो बाकी लोगों को भी, लेकिन इसको प्रायोरिटी दे रहा हूं, इसको पहले दूंगा। तो बस उसी तरह से हो जाता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। से बोला गया प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग आर दो सेक्टर that the government of India and Reserve Bank of India considered important और prior for the development के भारत के विकास के लिए ये जो सेक्टर है ये इंपॉर्टेंट है of the country and are to be given priority over other sector। बाकी सेक्टर की बजाय इनको क्या मिलनी चाहिए, इनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। Definition for priority sector was formalized based on Reserve Bank of India report in National Credit Council in 1972। कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, इंप्लीमेंटेशन और जो चर्चा है वो 2012 के बाद इसकी ज्यादा हुई है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर कैटेगरी कौन सी आती है, तो सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं और भी बहुत सारे आते हैं, लेकिन सबसे टॉप पे एग्रीकल्चर है कि लोन जब देना है तो एग्रीकल्चर को प्राथमिकता, एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। इसीलिए वो बैंक जैसे एसबीआई है, पीएनबी है, कैनरा बैंक है, यूनियन बैंक है, ये ऐसे बैंक है जो शहरों के अंदर अपनी नई ब्रांचेस खोल के ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन ये गांवों में ब्रांचेस खोलकर गांवों में बड़ी टेंशन होती है यार, है ना। ब्रांच के अंदर वो डाकू वाकू आ जाते हैं, चोरियां हो जाती हैं, एटीएम खाड़ के। शहरों में उतनी दिक्कत नहीं है बैंक में जितनी गांवों के अंदर होती है। अब देखिए ना, गांव में टाउन में अगर एटीएम होगा ना, उसे शाम को 8 बजे बंद कर दिया जाता है। शहर में 24/7 खुला होता है, क्योंकि शहर में सर्विलेंस, सिक्योरिटी, पुलिस वाला काम आसान है। तो चोरी कम। गांवों के अंदर रूरल एरिया है, पता चला पूरा और उठा के ले जाएंगे तो दिक्कत आ जाती है। बैंक फिर भी वहां पे अपनी ब्रांच क्यों खोल रहा है? अपने टारगेट को पूरा करने के लिए। तो एग्रीकल्चर में भी ऐसा ही है ना। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में पहला जो सेक्टर है वो कौन सा है? एग्रीकल्चर, मतलब इसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उसके बाद कौन सा सेक्टर है आपका? एमएसएमई, है ना, जिसे आप हिंदी और फुल फॉर्म में बोल देते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। तो जो छोटे छोटे बिजनेस है उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। एक्सपोर्ट क्रेडिट, कोई एक्सपोर्ट करना चाहता है उसको जल्दी से लोन मिलना चाहिए। एजुकेशन सेक्टर में 20 लाख तक का लोन परमिशेबल है, तो एजुकेशन सेक्टर को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। हाउसिंग को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। कोई सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कोई कंपनी है बोला हमें गांवों के अंदर लाइट्स लगवानी है, पानी की व्यवस्था करनी है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर वो जो सोशल है उसको प्राथमिकता मिले ताकि गांवों का विकास हो। रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि आजकल पेट्रोल डीजल हमारे सामने चैलेंज बनता जा रहा है, तो रिन्यूएबल एनर्जी और कुछ और सेक्टर्स को अदर्स के अंदर रखा गया है। तो ये सारे सेक्टर के लिए आरबीआई कहता है कि भाई ये क्या है, ये पीएसएल का पार्ट है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का पार्ट है, इनको प्राथमिकता दो। अब तुम ये भी सोच रहे होगे कि सर बैंक मना कर देगा,
कैसे चेक करेंगे कि प्राथमिकता मिली है कि नहीं? तो ए एंड बी सी शुरू में बताया था ना क्या होता है, एडजस्टेड नेट बैंकिंग क्रेडिट। तो आरबीआई सीधा सीधा कहता है टोटल प्रायोरिटी सेक्टर डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक, जिसे आप शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एससीबी कह सकते हो, कहता भाई साहब ए एंड बी सी का 40% जाना चाहिए प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर। मतलब जितना पैसा तुम लोन में दे रहे हो या फिर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उस पैसे का 40%, लेट से बैंक ने बिजनेस किया 1000 करोड़ का, 1000 करोड़ का लोन दिया तो उसका 40% कितना हुआ? 400 करोड़। 1000 का 40% 400 करोड़। तो अब 400 करोड़ का जो लोन है ना, वो जो सेक्टर अभी पढ़ के आए हो, हाउसिंग वाला, एजुकेशन वाला, रिन्यूएबल एनर्जी, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इनको जाना चाहिए। तो टारगेट फिक्स कर दिया। तो बैंक अगर 100 करोड़ का बिजनेस करेगा तो 40 उनको दे के आएगा। आज बैंक ने 200 करोड़ का बिजनेस कर लिया तो 80 उनको दे के आएगा, बिकॉज गाइडलाइन है कि भैया 40% एएनबीसी का जाना ही चाहिए। किसके लिए? डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक के लिए। जबकि रीजनल रूरल बैंक्स की बात करते हैं, आरआरबी की बात करते हैं, तो उनके केस में 75% है ये वाला क्राइटेरिया। क्योंकि गांवों के अंदर जो है, गांवों वाले केस में तो सारा कुछ चल ही प्रायोरिटी सेक्टर में रहा है, बिकॉज गांवों में कौन लेने आएगा? गांवों के अंदर लोन लेने के लिए छोटे छोटे बिजनेसमैन आएंगे जो एमएसएमई का पार्ट है। गांवों के विकास के लिए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, या फिर गांवों के अंदर किसान रहते हैं, एग्रीकल्चर हो सकता है। तो इसलिए इसकी लिमिट जो है वो कितनी है? 75% की, प्लस 75% ही लिमिट है किसकी? स्मॉल फाइनेंस बैंक की। तो आपको बस इतना सा याद करना है कि कमर्शियल बैंक वाले केस में 40%, बाकी छोटे बैंक वाले केस में 75% हो गया। दूसरा, एग्रीकल्चर वाले केस में क्या याद करना है? एग्रीकल्चर वाले केस में 18% जाएगा एग्रीकल्चर को, उस 18 में से 10% जाएगा स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को। बस वो बड़ा सारा लिखा हुआ है, तुम कंफ्यूज ना हो, तुम नोट्स बनाओ अपने, बिकॉज तुम्हें लेना है सिलेक्शन, राइट? तो ये नहीं जाना इसमें सीईओ बीई क्या होता है, ये एएनबीसी के लिए दूसरा वर्ड हो। तुम सीधा सीधा याद करो, 18% एग्रीकल्चर सेक्टर को, और 18 का 10% जो हो गया वो किसको जाएगा? वो 18 का 10 नहीं, 10% है ना, 10% एग्रीकल्चर में किसको जाएगा? स्मॉल एंड मार्जिनल को। ये क्राइटेरिया सेम रहेगा तीनों में, 18% और 10% वाला। हालांकि हर साल इसका क्राइटेरिया अलग अलग है। 2022 में इतना होगा, 23-24 में इतना होगा, वो मैं आगे बताता हूं। लेकिन हाल फिलहाल यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो 18 और 10%, 18 और 10% ही है। माइक्रो एंटरप्राइज जो छोटे छोटे बिजनेस हैं उनके लिए कितना है? 7.5 का, सबके केस में सेम ही है। एडवांसेस टू वीकर सेक्शन, वीकर सेक्शन मतलब वो जो कमजोर वर्ग से आते हैं उनके लिए कितना परसेंट है? 12% है कमर्शियल वाले केस में, 15% है आरआरबी वाले केस में, और 12% है स्मॉल फाइनेंस बैंक वाले केस में। बस आपको ये लिमिट याद कर लेनी है और कोई टेंशन नहीं है। The target for lending to small and marginal farmers and weaker sections shall be revised upward from 21-22 onward as follows. 21-22 में ये 8%, उसके बाद 2021 में 8%, फिर 9%, फिर 23 में 9.5 और 23-24 में 10%। ये तो है एएनबीसी का किसका टारगेट? स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स के लिए। वो हर साल बढ़ता जा रहा है। अभी जो तुम पढ़ के आए हो, ये यहाँ पे तुमने पढ़ा ना 10% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए, तो ये देखो ये वाला 2023-24 का 10% है, बाकी 100 और। वीकर सेक्शन के लिए 20-21 में 10%, फिर 11, फिर 11.5 और 12% का टारगेट आपको याद करना पड़ेगा 22-23 और 23-24 का, बिकॉज 21-22 तो चल ही रहा है, आपको याद वैसे ही हो जाएगा। पिछला छोड़ सकते हो बट अगला आपको याद करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। ये तो थे हमारे जो सेक्टर है पीएसएल के, प्लस उसके साथ साथ क्या था, जो पीएसएल की लिमिट है कि 40%, 40 में से 18 एग्रीकल्चर को, फिर 8, 9, 10 जो आपने पढ़ा वो आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर पूछ लिए जाते हैं, उस सीधे सीधे पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। लोन अगेंस्ट प्लेज और हाइपोथिकेशन बताया था ना, गोल्ड लोन वाला क्या हो गया? प्लेज हो गया, व्हीकल लोन वाला हाइपोथिकेशन हो गया। लोन अगेंस्ट प्लेज और हाइपोथिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्लूडिंग वेयर हाउस रिसीट, वो बताया था ना, है ना? वेयर हाउस रिसीट क्या होता है? फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 12 मंथ्स, उस वेयर हाउस रिसीट के अगेंस्ट 12 महीने से ऊपर का लोन नहीं मिलेगा, सब्जेक्टेड टू अ लिमिट ऑफ 75 lakhs। अगेंस्ट एनडब्ल्यूआर और ईएनडब्ल्यूआर जो रिसीट होगी उसके अगेंस्ट आपको 12 महीने का 75 लाख तक का लोन मिल सकता है। बोलेंगे सर हर किसी को 75 का मिलेगा? नहीं यार, तुम्हारा सामान तो 75 का होना चाहिए ना, तो मैक्सिमम 75 लाख तक का मिलेगा। फिर बोला अप टू ₹50 lakhs अगेंस्ट वेयर हाउस रिसीट अदर देन एनडब्ल्यूआर और एनडब्ल्यूआरएस। ये क्या होते हैं यार? ये जैसे वो आजकल चलता है ना आईसीआर में, कि वो जो है यूनिवर्सिटी या फिर वो जो आईसीआर एक्रीडेटेड है, आईसीआर के अंडर में आता है, वैसा कुछ कॉन्सेप्ट होता है। तो वो जो एनडब्ल्यूआर देगा उसके लिए लिमिट 75 लाख है, और अदर देन एनडब्ल्यूआर जो वेयर हाउस रिसीट होगी वहां पे लिमिट कितनी है? 50 लाख की। टाइम दोनों केस में कितना रहेगा? 12 महीने का।
ये तो था 50 और 75 लाख वेयर हाउस वाला लोन। अब आ गया लोन अप टू 5 करोड़ पर बोरोइंग एंटिटी ऑफ एफपीओ एफपीसी। आगे मत पढ़ो, चाहे एफपीओ और एफपीसी के लिए एक एफपीओ एफपीसी एस्टेब्लिश हो रहा है तो उनको बहुत सारे काम करने हैं, उनके लिए जो लिमिट है वो कितनी है, 5 करोड़ की लिमिट है। लोन अप टू 5 करोड़ टू कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ फार्मर्स फॉर परचेज ऑफ प्रोड्यूस ऑफ मेंबर्स नॉट एप्लीकेबल टू यूसीबी। आगे बताता हूं ये अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है या फिर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होता है। फिलहाल कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात कर रहे हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो क्या करेगी, फार्मर के साथ इन्वॉल्व है, परचेज करेगी इनपुट्स को या फिर परचेज करेगी कुछ मेंबर्स के प्रोडक्ट्स को, तो उस केस में जो लोन लिमिट है उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए वो कितनी है, 5 करोड़। याद रखना ये पीएसएल का पार्ट है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का पार्ट है, इनको भी प्रायोरिटी मिलेगी, इनको भी प्रायोरिटी मिलेगी। 5-5 करोड़ की लिमिट है। वेयर हाउस वाले केस में 50 लाख से 75 लाख की लिमिट थी। अब लिमिट आ गई 50 करोड़ की, किसके लिए, स्टार्टअप्स के लिए। आपको पता है ना स्टार्टअप बहुत चर्चा में चल रहे हैं आजकल। सो लोन अप टू 50 करोड़ टू स्टार्टअप एज पर द डेफिनेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये गाइडलाइन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड लाइक सर्विसेज। लेकिन इसे इंप्लीमेंट कौन करवाता है, जो हमारे बैंक का सेंट्रल बैंक है, जो सारे बैंक्स को कंट्रोल करता है, यानी कि आरबीआई। तो स्टार्टअप की लिमिट कितना हो गया, 50 करोड़, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 5 करोड़, एफपीओ एफपीसी के लिए 5 करोड़, वेयर हाउस के अगेंस्ट, वेयर हाउस रिसीट के अगेंस्ट कितना, 50 लाख या फिर 75 लाख। अगला आ गया लोन फॉर फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग up to an aggregate sanction limit of 100 करोड़ पर बोरोवर फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम। जो बड़ा सारा, जैसे वो आपका था ना मेगा फूड पार्क स्कीम था, मेगा फूड पार्क थे, तो उस तरह का जो एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट जिसमें बहुत इन्वेस्टमेंट आता है। आप ये मत समझना कि सर 100 करोड़ मिल जाएगा, भाई वो बड़ी इंडस्ट्री को मिल रहा है ना, स्टार्टअप को मिल रहा है जो एग्रो प्रोसेसिंग के बेस पे होगा, तो उसके लिए जो लिमिट है वो कितनी, 100 करोड़ की। स्टार्टअप्स के लिए कितनी लिमिट होगी, 50 करोड़ की। लोन अप टू 2 लाख, 2 लाख का मिलेगा किसके लिए, टू इंडिविजुअल सोलली एंगेज्ड इन एलाइड एक्टिविटी विदाउट एनी अकम्पनाइंग लैंड होल्डिंग क्राइटेरिया। जो एलाइड के अंदर है उनके लिए लिमिट 2 लाख की है, और जो क्रॉप के अंदर इन्वॉल्व है उनके लिए लिमिट 3 लाख की है। किसी बच्चे ने पिछली वीडियो पे कमेंट भी किया था, मैंने उसको रिप्लाई भी किया था कि प्लीज चेक आरबीआई गाइडलाइंस। तो ये आरबीआई की वेबसाइट का डेटा है, 2 लाख तक की लिमिट है। नेक्स्ट, लोन टू इंडिविजुअल फॉर एजुकेशनल पर्पस इंक्लूडिंग वोकेशनल कोर्सेज नॉट एक्सीडिंग 20 lakhs विल बी कंसीडर्ड एज एलिजिबल फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग या फिर प्रायोरिटी सेक्टर क्लासिफिकेशन। पहले ये वाली लिमिट 10 लाख की थी, 2020 के बाद इसे 20 लाख किया गया है। 2020 का जो सर्कुलर है आरबीआई के वेबसाइट पे वो इसे 20 लाख कहता है। आगे चलते हैं। बैंक लोन अप टू अ लिमिट ऑफ 30 करोड़, 30 करोड़ की लिमिट है फॉर बोरोवर फॉर पर्पस लाइक सोलर बेस्ड पावर जनरेशन, उसको सोलर प्लांट एस्टेब्लिश करना है, बायोमास बेस्ड पावर जनरेशन, विंड मिल है, माइक्रो हाइड्रल प्लांट है, फॉर नॉन कन्वेंशनल जैसे कि स्ट्रीट लाइट लगानी है, रिमोट विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, वो भी पीएसएल में आएंगे। और उन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की लिमिट कितनी हो जाएगी, 30 करोड़ की। लेकिन कोई इंडिविजुअल लेता है फॉर इंडिविजुअल हाउस होल्ड, उसके लिए लिमिट कितनी हो जाएगी, 10 लाख रुपए की लिमिट हो जाएगी। लोन टू डिस्ट्रेस्ड पर्सन, डिस्ट्रेस जो किसी दिक्कत के अंदर है, जो परेशानी के अंदर है, अदर देन डिस्ट्रेस्ड फार्मर इंडेप्टेड टू नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर नॉट एक्सीडिंग ₹1 लाख पर बोरोवर टू प्रीपे देयर डेट टू नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर। नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर का मतलब क्या होता है, बैंक से लोन लेते हो तो इंस्टीट्यूशन है, आड़तिया जमींदार साहूकार से लेते हो तो वो नॉन इंस्टीट्यूशन है। तो प्रीपे करने के लिए, लोन देने के लिए उनका वो कितना, 1 लाख रुपए आपको बैंक दे देगा। आपने जाके बोला कि भाई साहब उससे मैंने लोन लिया हुआ, मुझे उससे रीपे करना है, वो इंटरेस्ट ज्यादा ले रहा है, तो आपको 1 लाख तक का लोन उसके लिए मिल सकता है। ये था हमारा पीएसएल यानी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। मैं बहुत अच्छे से जानता, मैं जो पढ़ाता हूं, हालांकि इस टाइम मेरे सामने तो नहीं है, मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूं, बाद में मैं इसे क्या करूंगा, पब्लिश करूंगा, बट मैं अच्छे से जानता हूं कि जितना अच्छे से केसीसी और इंटरेस्ट सबवेंशन समझ आया था ना, ये उतना अच्छे से नहीं आया। अब ये मैं कैसे जान रहा हूं, क्योंकि मैंने ना अपने एक्सपीरियंस से सीखा कि अपने दिमाग से नहीं पढ़ाओ, बच्चे के दिमाग से पढ़ाओ। इस तरह से पढ़ाओगे वो कुछ नहीं आता, और जीरो से बच्चे को हीरो बनाना है, तो जीरो से हीरो बनते टाइम समझ आ रहा है कि यार थोड़ा कम समझ है। इसका कारण पता है क्या है, हम ये चीजें पढ़ते ही नहीं है, और ना पढ़ने से हम रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो जो जनरल पोर्शन है ना एग्रोनॉमी का, सोइल साइंस का, हॉर्टी का या फिर कोई और, वहां लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन जब बात आएगी सेरिकल्चर, एपीकल्चर की, करंट अफेयर्स की, नाबार्ड नॉर्म्स की, यहाँ वीक पड़ जाता है बच्चा, क्योंकि उतने सोर्स नहीं मिल पाते। और ये वो पोर्शन होता है जो आपका सिलेक्शन करवाता है, बिकॉज मेजर सब्जेक्ट से सब बच्चे आंसर करेंगे, लेकिन जो इनसे कर पाएगा वही तो आगे जाएगा।
राइट। चलो पीएसएल हमारा पूरा हो गया, समझ कम आएगा तो नोट्स को रिवाइज करना, क्वेश्चंस के आंसर देना, क्विज कल लाइव हो जाएगी उसको अटेंड करना, आपको पीएसएल पूरा आ जाएगा। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा है जो पीएसएल में नहीं आता? एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन या फिर फूड सेक्टर। फटाफट से आंसर कर दो, फटाफट से सब सही लिखना, ए बी सी डी, या फिर लगता क्या है सही आंसर क्या आएगा। और ये मत लिखा करो है ना ये क्लास तो रिकॉर्डेड है, ये क्लास तो लाइव है, पढ़ाई से मतलब रखा करो, क्या फर्क पड़ता है लाइव और रिकॉर्डेड। अब मैं ये कहूंगा, देखो मोस्टली लोग सही कह रहे हैं, सही लिख रहे हैं, जबकि मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मुझे कैसे वो सही लिख रहे हैं? अरे मुझे विश्वास है कि ये मेहनती लोग जो आ गया ना यूट्यूब पे, इनको आता है, ये सही ही लिखेंगे, तो मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूं। बट आप कमेंट चेक करके देख लो, मैक्सिमम लोग सही आंसर लिख रहे हैं, ई के साथ जा रहे हैं। फूड सेक्टर है ऑफ कोर्स, है ना, राइट आंसर क्या आएगा? फूड सेक्टर। देखो चैट चेक करो, बोल क्लास लाइव चल रही है रिकॉर्डेड, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आंसर करिए। आगे चलते हैं, अगला आ गया, व्हाट इज और आर द गाइडलाइन और गाइडलाइंस फॉर पीएसएल फॉर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के लिए गाइडलाइन क्या है? टोटल प्रायोरिटी सेक्टर 40% है, 18% ऑफ ए एंड बी सी एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, 7.5% माइक्रो एंटरप्राइज के लिए, या फिर 12% वीकर सेक्शन के लिए, या फिर ऑल ऑफ दीज। सारी की सारी गाइडलाइन आप जानते हैं वो किसके फेवर में जा रही है? कमर्शियल बैंक्स के। तो यहां पे भी राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दीज विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। द लोन लिमिट फॉर एजुकेशन अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। प्रायोरिटी सेक्टर के अंडर में लोन लिमिट कितनी है एजुकेशन सेक्टर के लिए? जल्दी से आंसर लिखिए। A for 1 million, B for 2, C for 3 and D for 4 और E for 5 million। कितनी लिमिट है? क्योंकि लाख के अंदर बताई थी, अब इजी आपके लिए, बस उस लैक्स को मिलियन के अंदर कन्वर्ट करके मुझे सही उत्तर बता दो। इसका उत्तर क्या आएगा? ओके, अगेन आप लोग सही लिख रहे हैं, बिकॉज 20 लाख की लिमिट थी, 20 लाख के हिसाब से जाऊंगा तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 2 million will be the right answer। Regional banks will have a target of what percentage of total outstanding for priority sector lending in agriculture? एग्रीकल्चर के लिए जो आरआरबी का टारगेट है पीएसएल कितने परसेंट का है? 20, 18, 16, 15 और 10। ऑफ कोर्स वो आरआरबी हो या फिर कमर्शियल बैंक हो, दोनों ही केस में टारगेट कितना है? 18% का टारगेट है। लास्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, आंसर बताइएगा। व्हाट इज द टारगेट फॉर लेंडिंग टू एसएमएफ, मतलब स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स अंडर पीएसएल फॉर ईयर 23-24? अभी अभी पढ़ के आए थे 2023-24 के लिए स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का टारगेट क्या है? ए बी सी डी ई लिख के सही उत्तर लिखिए। राइट आंसर क्या आएगा? वेट कर रहा हूं आपके राइट आंसर का, प्लीज लिखिए राइट आंसर क्या आएगा। राइट आंसर की बात करेंगे, अभी अभी हम पढ़ गए थे 23-24 के जो टारगेट है वो कितना है? इट इज 10%। तो ये था हमारा आज का पीएसएल। अगली स्कीम मुझे कमेंट्स के अंदर लिख के बताइएगा कौन सी आप पढ़ना चाहेंगे, उसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करेंगे और आपके सामने आ जाएंगे। वीडियो अच्छी लगती होगी तो लाइक बटन प्रेस किया करो, अच्छी ना लगे या कुछ कमी लगे तो प्लीज चैट के अंदर बताया करो। कोशिश इतनी सी ही है कि अगर कुछ रिकॉर्ड करके आपके सामने लाया गया तो उससे फिर 99% सेटिस्फेक्शन के साथ नहीं, 100% सेटिस्फेक्शन के साथ डिलीवर किया जाना चाहिए। तो कुछ लग रहा हो कि चेंजेस किए जा सकते हैं या फिर कुछ और आपको क्लासेस के माध्यम से चाहिए होगा तो कमेंट्स के अंदर लिख के बताइएगा। मैं आपको इन सेशन में करंट अफेयर्स की करंट मेजर जो स्कीम है वो करवाने वाला हूं, उसके बाद जो करंट का मेजर पोर्शन होगा जहां से क्वेश्चन आएंगे वो करवाने वाला हूं, उसके बाद मैं नाबार्ड नॉर्म्स आपको करवाने वाला हूं और उसके अलावा कुछ एलाइड के सेशन भी आपको देने वाला हूं। बस मेरा पर्पस ये है कि आपको वो दे सकूं जो आपको आपके पेपर में सिलेक्शन दे सके। राइट, तो अपने कमेंट्स लिखिएगा एंड लाइक बटन प्रेस कीजिएगा। यूजफुल वीडियो हो तो अपने फ्रेंड से शेयर कीजिएगा। मिलूंगा आपसे आपके नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम। जय हिंद, जय भारत।